प्रिंसिपल वेरीफाई करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो तो नॉर्मली होता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं आएगा। अब आएगा ह्यूजन प्रिंसिपल से प्रूव करो। ह्यूजन प्रिंसिपल मतलब ह्यूजन वो है इंसान जिसने लाइट के वेव नेचर के बारे में बताया था। जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है। और जो वेव नेचर जो है लाइट का, उसके बारे में कौन बताता है, ह्यूजन बताता है। ठीक है, तो ह्यूजन ने क्या बोला, मान लो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये नीचे मिरर है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ये पूरी की पूरी ये पूरी रेज आ रही है मिरर पे, तो ये पूरा का पूरा रेज आ रहा है पूरा का पूरा, और ये रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे जा रहा है। तो अगेन ये एंगल ऑफ आई है जो कि इसके बराबर होगा, एंगल ऑफ आर इसमें यहाँ है जो यहाँ पे इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी। तो वो प्रूव नहीं करना है, बस याद रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो ए बी वाला जो है ये लाइन, ये ए बी वाला जो है पूरा का पूरा लाइट रेज ऐसे करके ऐसे आ रहा है, और उसके बाद और टकरा के जा रहा है पूरा का पूरा ऐसे। तो यहाँ पे सी नहीं लिखा, यहाँ सी लिख लेना, ठीक है इसमें। उसके बाद सी डी जो है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और वी मतलब हमें पता है क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट होता है। और अगर बात करेंगे जो आ रहा है, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल, बी सी, यानी बी सी कितना टाइम ले रहा है, तो फॉर्मूला सेम वही होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो इसलिए एक तरफ ले लेते हैं हम बी सी अपॉन वी न्यू, और एक तरफ ले लेते हैं ए डी अपॉन यू, या फिर वी वन वी टू भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी सी जो है इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बी सी इंटू वी यू हो जाएगा, और ए डी इंटू न्यू हो जाएगा। और उसके बाद एक का वैल्यू जो होता है ए सी साइन आई, और उसके बाद दूसरे वाले का ले लेते हैं ए सी साइन आर, जो ट्रायंगल में है उसके अकॉर्डिंगली। और उसके बाद दोनों साइड में ए सी होता है तो काट देते हैं, तो क्या होता है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। और साइन बहुत छोटा है इसलिए उसकी जगह पे आई लिख सकते हैं, और साइन आर में भी ये एंगल बहुत छोटा है इसलिए साइन आर की जगह आर लिख लेते हैं, तो बोल देते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बस इतना ही प्रूफ है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें होता क्या है, डिस्क्राइब करना है कैसे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे अगर उसको एक डबल स्लिट के सामने रखा जाए। तो फिगर समझना इम्पॉर्टेंट है। ये तुम्हारा फिगर है, ये जो S1 दिया हुआ है ये है स्लिट 1 छेद 1, ये है स्लिट 2 छेद 2। और जब यहाँ से कोई भी लाइट रेज हम टॉर्च से रोशनी मारेंगे तो उसमें यहाँ पे इमेज बनेगा, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे एक स्क्रीन और एक वो सरफेस जिसमें स्लिट है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी से डिनोट कर दिया जाता है। और उसके बाद एक स्लिट और दूसरे स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी से डिनोट कर दिया जाता है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर यहाँ नीचे में देखोगे तो ये भी क्या हो गया, ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम डालेंगे वैल्यू, तो जो यहाँ वाला वैल्यू है, जो S2B में जो वैल्यू डालना है हमें, वो हम कहाँ से उठा कर डालेंगे, इस वाले ट्रायंगल से। यहाँ S1A जितना होगा S2B भी उतना ही होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि S2A जो है मेरा PA स्क्वायर प्लस S1P स्क्वायर माइनस PA का होल स्क्वायर, वही होगा S1A स्क्वायर के बराबर। और इसलिए S1A स्क्वायर का वैल्यू जब हम पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो S2B के में वो पुट कर देंगे और पाइथागोरस में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये बताया हुआ है D मतलब सेपरेशन जो है बिटवीन टू स्लिट, बड़ा वाला D जो है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, P जो है कोई एक पॉइंट P है, और ये स्लिट जो है और ये स्क्रीन है। अगर मैं इसको एकदम पास में ले आऊँ, ये स्क्रीन को उठा के मैं एकदम पास में ले आऊँ, तो फिर मेरा S1P जो है वो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, S1A या S2B या फिर D के बराबर हो जाएगा। मतलब एकदम पास में वो आ जाएंगे तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 एंगल होगा। तो उस केस में हमारा जो डिस्टेंस S1P है, हम ये S1A चाहे D के बराबर भी ले सकते हैं, मतलब सब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। S1P
चाहे S1A बोल लो या फिर S2B बोल लो या D बोल लो, ठीक है। तो बस ये करने वाले हैं हम। अब उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सबसे इम्पॉर्टेंट ये डायग्राम है। अब इसमें एक और चीज़ देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि B से लेके O तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसको भी अपने ग्राफ में लिख लोगे। ध्यान से देखो, B से लेके A तक कितना डिस्टेंस है D, और यहाँ से लेके O से लेके P तक डिस्टेंस कितना है Y है। तो अगर ध्यान से सोचोगे तो अगर मैं पूछता हूँ PA का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? Y/2। और अगर मैं बोलूँगा A से लेके O तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी Y/2, क्योंकि Y/2 प्लस Y/2 Y हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरे डिस्टेंस में से मतलब AB में से AO को माइनस कर दोगे तो तुम्हें OB का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मतलब A से लेके B तक कितना डिस्टेंस है, D है, तो मतलब ये इसका डिस्टेंस कितना हो गया, D माइनस Y/2, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा D है, और इसमें से इतना माइनस करना था AO को, लेकिन AO का डिस्टेंस कितना है, अगर ये पूरा Y है, ये सेंटर में है, तो A से लेके O तक का डिस्टेंस Y/2 हो जाएगा। तो यानी O से लेके B तक का डिस्टेंस अपने ग्राफ में यहीं पे लिख लो ऐसे एरो बना के कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D माइनस Y/2, ताकि जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब अपना ग्राफ में देखो ध्यान से, पाथ डिफरेंस को लेमडा से भी डिनोट किया जाता है, एक्स से भी डिनोट किया जाता है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ग्राफ में देखो S2P में से S1P को माइनस कर दिया जाएगा। तो बड़ा बड़ा वो हाइपोटेन्यूज दिख रहा होगा दोनों साइड में, तो एक वाला जो है S2P में से माइनस कर देंगे S1P। अब उसके बाद अगर ट्रायंगल S1AP देखो ध्यान से, अगर S1A और P अगर देखो तो तुम्हारा ये रहा S1AP, यानी ये ऊपर वाला ट्रायंगल। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम पता ही है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ कि S1P का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, S1A मतलब D का स्क्वायर प्लस PA का मतलब क्या हो जाएगा, Y/2 का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ लिखा है नीचे, अगर ध्यान से देखोगे तो, है ना, D स्क्वायर प्लस Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस ये लिख सकते हो S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिगर तो देख ही लोगे अपना खुद का, तो D स्क्वायर प्लस Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। उसी तरह बड़ा वाला ट्रायंगल जब देखोगे S2P वाला, तो S2BP वाला, तो अगर S2BP अगर ध्यान से देखोगे तो ये रहा तुम्हारा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो अगर S2P का होल स्क्वायर मैं बात करूँ तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब D स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। तो PB है कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक Y है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, D माइनस Y/2, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, D है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक D है, और बाकी प्लस ये, तो ये कितना है, ये है तुम्हारा Y/2। तो हम ये भी बोल सकते हैं D प्लस Y/2 का होल स्क्वायर, तो वही लिखा है वहाँ पे, ठीक है, D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इसमें से माइनस कर देना है इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो जब इक्वेशन 2 में से माइनस करोगे इक्वेशन 1, तो बाकी सब चीज़ तो कट जाएगा। इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और बाकी D स्क्वायर भी आपस में कट जाएगा। और ये भी A प्लस बी का होल स्क्वायर जब करके खोलोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो D स्क्वायर Y स्क्वायर सब कट जाएगा, सिर्फ DD बच जाएगा, है ना, और Y बच जाएगा। तो Y और Y कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2Y था 2AB में करने की वजह से, तो ये बचेगा तुम्हारा 2YD बचेगा टोटल, ठीक है, सब कटने के बाद 2YD बच जाएगा। उसके बाद अब हम अगर अज्यूम करें कि P जो है वो बहुत क्लोज है, तो वही जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, अगर बहुत पास हो जाएगा तो S1P S2P डिस्टेंस सब बराबर हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है डिस्टेंस में यहाँ पे सब DD, तो ये तो D माइनस D कट जाएगा 0, है ना, ये D प्लस D कितना हो जाएगा 2D, मतलब डेल्टा एक्स वो D और D हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, तो D प्लस D 2D हो जाएगा। पाथ लेंथ जो है वो डेल्टा एक्स से डिनोट कर दिया जाता है,
तो उसके बाद फिर 2 दोनों साइड काट दोगे और उसके बाद डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2y/d, और ये d जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा dy/d आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। यहाँ कहाँ से करूँ, यहाँ से। तो 2 केसेस याद रखना है। इसमें होता क्या है, 2 केसेस में या तो डार्क फ्रिंजेस बन सकता है या तो ब्राइट फ्रिंजेस बन सकता है। तो अगर ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर डार्क फ्रिंजेस बनेगा तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दोनों में कंडीशंस अलग अलग होता है। देखो ध्यान से, जो अभी मैंने बोला सबसे पहले क्या बोला था, ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बात की थी, है ना। तो ब्राइट फ्रिंजेस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है कि आपका जो है पाथ डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, n लैम्डा के बराबर होता है। मतलब डेल्टा एक्स n लैम्डा के बराबर होगा, और डी डेल्टा एक्स तो अभी निकाला ही था, y/d, उसको इक्वेट कर दो n लैम्डा से। तो इस केस में y यानी पाथ डिफरेंस कितना निकल जाएगा, n लैम्डा d/d। लेकिन अगर मान लो ब्राइट फ्रिंजेस बन रहा है यानी कंस्ट्रक्टिव मतलब डार्क, तो उस केस में जो डेल्टा एक्स है वो किसके बराबर हो जाता है, 2n-1 λ/2 के बराबर हो जाता है। कंडीशन याद करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें n का मतलब क्या है, कोई भी होल नंबर, 1 एक बार 0 डालो, एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, एक बार 3 डालो, एक बार 4 डालो, फिर कुछ ना कुछ अपॉन आते जाएगा, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा, कुछ भी डालोगे तो ओरली कर सकते हो। n का वैल्यू अगर मैं मान लो लेफ्ट हैंड साइड में डालता हूँ 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 1 डालता हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू d λ/d। अगर 2 डालता हूँ तो 2d λ/d हो जाएगा। और अगर मेरा डार्क फ्रिंज बन रहा होगा तो उस केस में अगर इसमें डालूंगा n में 0 तो ये कितना हो जाएगा, -λ/2। अगर 1 डालूंगा तो λ/2, अगर 2 डालूंगा तो 4 - 1 3 λ/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चेंज होते जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस याद रखना है, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो डार्क बनता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, मैक्सिमा। और जो ब्राइट वाला होता है उसको मैक्सिमा, और जो डार्क वाला होता है उसको मिनिमा नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये 2 कंडीशन। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्रिंज विथ, ये जो अभी बताया, डार्क वाला और ब्राइट वाला। सिंगल वाला तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी किया था, फ्रॉनहोफर ने किया था, पर ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं फ्रॉनहोफर वाला। और अगर मान लो स्कूल में अगर कराते हैं फ्रॉनहोफर तो बस एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें भी यही है। इसमें सिंगल स्लिट है, उसके बाद आगे उसका इमेज जो है हम स्क्रीन में ऑब्टेन करेंगे, सेम वही डिस्टेंस पी से लेके ओ तक y डिनोट कर लेंगे। उसके बाद ये ट्रायंगल में जो डिवाइड हो गया है तो यहाँ से BNA ये ट्रायंगल हो गया है, तो हम साइन के फॉर्म में भी ले सकते हैं उसको। तो इसमें बस कंडीशन याद रखना है, एक मैक्सिमा का और एक मिनिमा का। मैक्सिमा अगर बनेगा, मैक्सिमा मतलब क्या होता है, वही ब्राइट अगर फ्रिंजेस बनेगा तो इसमें डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाता है, 2n+1 λ/2 के बराबर हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ d λ/d के बराबर होता था। और यहाँ पे अगर मिनिमा होगा यानी डार्क फ्रिंजेस बनेगा तो इसमें सिर्फ डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो फिर क्या है, 2n+1 λ/2a साइन थीटा, ये वैल्यू फिगर में से ले लिया गया है। तो बस थीटा का वैल्यू याद रखना है कि साइन थीटा इतना छोटा होता है कि उसको थीटा ही डिनोट किया जाता है। तो थीटा = क्या हो जाएगा, 2n+1 λ/2a। और यहाँ पे क्या किसके बराबर हो जाता है, थीटा n λ/d के बराबर हो जाता है, ठीक है। बस ये कंडीशंस दोनों का याद रखना। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं भी रखोगे तो चलेगा क्योंकि है नहीं कोर्स में, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। और बाकी क्या याद रखना है, डायग्राम में 3 चीज़ों का डायग्राम ज़रूर बना के प्रैक्टिस कर लेना है। एक लिख लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। ये वाला इसमें देखो होता क्या है, एक बार समझा देता हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में
2 लेंस लगा रहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम में आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो 2 लेंस होता है, एक बिहेव करता है एज ए ऑब्जेक्टिव लेंस और एक बिहेव करता है एज ए आई लेंस, ठीक है, आई लेंस की तरह काम करता है। और उसमें अगर ध्यान से देखो, ये लेंस था, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो इसका इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना, और फिर अब ये बिहेव करता है एज ए ऑब्जेक्ट, और इस लेंस की वजह से फिर इमेज कहाँ बनेगा, लेंस के सेम साइड में बन रहा है, सेम साइड में बन रहा है मतलब, और बड़ा सा बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसकी वजह मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से रियल और इन्वर्टेड बना। अब ये बिहेव किया एज ए ऑब्जेक्ट किस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए, और उसके बाद इसकी इमेज लेंस के सेम साइड में ही बनी, बहुत बड़ी सी बनी, और रियल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस मेनली ये चीज़ हुआ, बाकी तो डायग्राम याद करना है सिर्फ, और जो अभी समझाया वही नीचे लिखा हुआ है वर्किंग में, ठीक है। बाकी मैग्नीफाइंग पावर चाहो तो याद कर सकते हो, -V0/U या -V/U 1+D/FE। बाकी डेरिवेशन नहीं आएगा इसमें कोई सा भी, ठीक है, बस डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में तुम्हारा ये लास्ट वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम किसको देखते हैं, चांद को देखते हैं, सितारों को देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। जैसे सुशांत सिंह वाला टेलीस्कोप था, तो अब उससे डिस्टेंस कहाँ पे है, बहुत दूर पे है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। तो वो लाइट रेज कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनाइट से, और उसके बाद वो आके लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका इमेज लेंस के सामने ही बनता है। और ये भी कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी एक बार हाथ से बनाकर प्रैक्टिस कर लेना है, मेरे से ज़्यादा अच्छे डायग्राम बनवाएंगे, ठीक है। तो बस डायग्राम आता है इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी। तो इन दोनों का टेलीस्कोप का डायग्राम बना लेना है, और एक मैग्नीफिकेशन बस लिख लेना है याद करने के लिए, ठीक है, कि -F0 मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, अपॉन FE का मतलब क्या है, आई पीस का फोकल लेंथ, और फिर ब्रैकेट में 1+ फिर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस अपॉन D, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, इसी को करना है, कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।